दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सुशील मोदी और आप देख रहे हैं YouTube चैनल मोदी इन्फोटेक। दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे एईपीएस के काम में। जो हमारे एईपीएस के रिटेलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर भी हो सकते हैं, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर भी हो सकते हैं, तो क्या बदलाव बैंक, एनपीसीआई और आरबीआई की तरफ से किए जा रहे हैं और क्या इससे आपको फर्क पड़ेगा। क्या कारण है कि बैंक, आरबीआई, एनपीसीआई जो है वो इन सब बदलावों को कर रहे हैं। आपसे निवेदन ये है कि एक बार समय निकाल के इस वीडियो को आप पूरा सुन जरूर लीजिएगा, क्योंकि एवरेज हम देखते हैं कि हम जितना भी वीडियो बनाते हैं मैक्सिमम हमारे जो दर्शक हैं वो पूरा नहीं सुनते हैं, लगभग 30% ही वो सुनते हैं। मतलब अगर मैंने एवरेज एक 10 मिनट का वीडियो बनाया है तो वो ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट ही उसको सुनते हैं। 70% जो हिस्सा है 7 मिनट का वो नहीं सुनते हैं। इसमें घाटा ये आपका होगा कि मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं उसका कोई इंपॉर्टेंट पार्ट ऐसा हो सकता है कि आप सुनना, देखना छोड़ दें और जिससे आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो पाए। इसके पहले भी मैंने कुछ वीडियो बनाए थे जिसमें कि आपको आपकी एईपीएस आईडी से बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजैक्शन नहीं होना बताया था, या आपकी आईडी टर्मिनेट हो रही है, ऐसे कुछ अलग अलग प्रॉब्लम बताए थे। तो एक बार पहले तो आप ये सुन लीजिएगा कि ये बैंक क्यों कर रहा है, किसका कर रहा है। और कई दर्शक वीडियो पर कमेंट करते हैं कि XYZ कंपनी में नहीं हो रहा है तो आप दूसरी कोई एबीसी कंपनी ले लीजिए, लेकिन इससे भी आप ज्यादा दिन नहीं बच पाएंगे। तो पहले तो 3 मुख्य जो बातें बैंकों की तरफ से, एनपीसीआई की तरफ से कंट्रोल की जा रही हैं उसको आप समझ लीजिएगा कहां पर ये प्रॉब्लम आ रहा है। देखिए, हर बैंक जब अपना एईपीएस के माध्यम से पैसा विड्रॉल करना अनुमति देता है अपने कस्टमर को, तो उसकी एक लिमिट रखी गई है। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा चाहता है कि एईपीएस के माध्यम से उसके ग्राहक का पैसा केवल मंथ में एक बार ही विड्रॉल हो, किसी भी एईपीएस से वो हो। स्टेट बैंक चाहता है कि 4 बार ही ट्रांजैक्शन हो। कुछ बैंक ऐसे हैं जो कि ट्रांजैक्शन तो फ्री करने देते हैं, लेकिन कुछ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के बाद पैसा लेने लगते हैं, कस्टमर को चार्ज लगाने लगते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हमको स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं कि सर मैंने बैलेंस चेक किया या मैंने मिनी स्टेटमेंट देखा तो उसमें पैसा लग रहा है। तो ये जो पैसा लग रहा है ये कंपनी नहीं लगाती है, ये उस पर्टिकुलर ग्राहक का बैंक उसको लगा रहा है। तो अलग अलग बैंकों की अलग अलग लिमिट हो सकती है। साथ ही बैंकों में जो ओपन होने वाले खाते होते हैं, कोई जनरल स्कीम के अंतर्गत हो सकता है, कोई स्टूडेंट स्कीम में हो सकता है, कोई नॉर्मल सेविंग अकाउंट हो सकता है, तो इसके आधार पर भी बैंक अलग अलग लिमिट लगा सकती है। तो एक कोई प्रिंसिपल हम फिक्स नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर समस्याएं ये आ रही हैं कि आप मतलब मैं उसमें अपने आप को भी शामिल कर रहा हूँ, आपको भी शामिल कर रहा हूँ कि एज अ रिटेलर हम चाहते हैं कि हमारा कमीशन ज्यादा से ज्यादा बने। तो पहला तो हम काम एक जो गलत कर रहे हैं वो ये है कि जब हम किसी ग्राहक का पैसा विड्रॉल करते हैं तो उससे एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं और उस चार्ज को उसी विड्रॉल अमाउंट में कैलकुलेट करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपने किसी ग्राहक का 1000 रुपए का विड्रॉल किया तो आप क्या करते हैं कि 10 रुपए उससे एक्स्ट्रा चार्ज ले रहे हैं, जो कि बैंक के नियम के विरुद्ध है, और आप क्या कर रहे हैं कि 1010 की निकासी करते हैं। तो जिससे बैंकों को ये क्लियर पता लग जाता है कि आप इस कस्टमर से एक्स्ट्रा चार्ज या ओवर चार्ज कर रहे हैं। तो हर बैंकों का अपना एक सिस्टम है जिसमें कि वो मंथली रिपोर्ट चेक करते हैं और वो ये देखते हैं कि कहां पर 1000 की जगह 1010, 1020, 1030 निकला, और वो इसको सस्पिशियस मानते हैं और वो एनसीपीआई को ऐसे रिटेलर की जानकारी देते हैं और इनको ब्लॉक करने के लिए बोलते हैं। अब यहाँ पर मैंने पहले भी ये वीडियो बनाया तो बहुत सारे हमारे दर्शक ने कमेंट किया कि ग्राहक खुद बोल रहे कि 1030 निकाल लीजिए। मैं भी जानता हूं कि ग्राहक हालांकि ऐसा नहीं बोलेगा, आप इसका मतलब समझिए ग्राहक क्या बोल रहा है। उससे ज्यादा जरूरी ये है कि आप समझें कि अगर आप ऐसा करते हैं तो बैंक आपकी आईडी को ब्लॉक कर देगा। आप वो 10, 20, 30 रुपए बचाने के चक्कर में आप हमेशा के लिए अपनी आईडी को खो देंगे। और मेरे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल भी हैं जहां पर आप सोच रहे हैं कि XYZ हम कंपनी में अगर हमारा ट्रांजैक्शन बंद हो गया तो हम किसी दूसरी कंपनी का आईडी ले लेंगे, लेकिन हमारे पास ऐसे बहुत सारे दर्शक हैं जिनको एनपीसीआई ने उनके पैन और आधार नंबर के बेस पर ही ब्लॉक कर दिया। मतलब आप किसी भी कंपनी से अब विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। तो इसका सबसे बड़ा खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा कि अगर आप
एईपीएस बिजनेस करना चाह रहे हैं, लंबे समय तक करना चाह रहे हैं, और एक बार यदि आपकी कंपनी ने आपको विड्रॉल करना बंद करवा दिया तो आप किसी भी कंपनी से अपना एईपीएस का काम जारी नहीं रख पाएंगे। तो इसलिए इन चीजों से बचें। ग्राहक की बात मत मानिए कि ग्राहक ये बोल रहा वो बोल रहा, ये सब हालांकि आपकी बातें हैं, क्योंकि बहुत सारे दर्शक ये भी बोलते हैं कि फिर हमको बचेगा क्या बचेगा, वो इस वीडियो में मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। उस पर मैं अलग से पर्सनली भी कई लोगों को बता चुका हूँ। तो दोस्तों पहली समस्या तो ये हो गई कि बैंक सस्पिशियस ट्रांजैक्शन मान रहा है जिनमें कि आप 10, 20, 30 रुपए एक्स्ट्रा निकालते हैं। अब दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पर है कि हम एटीएम से या एईपीएस के माध्यम से ज्यादा कमीशन अर्जित करने के लिए स्प्लिट ट्रांजैक्शन करते हैं। और स्प्लिट ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर ग्राहक आपके पास 10,000 रुपए निकालने के लिए आया तो आप उसको 3,000, 3,000, 4,000 इस प्रकार से करके 10,000 रुपए का विड्रॉल दे रहे हैं। तो यहाँ आपका कमीशन तो ज्यादा बन गया, लेकिन इसमें ग्राहक का घाटा ये होता है कि मान लीजिए वो जिस बैंक का है वहां पर 4 ट्रांजैक्शन फ्री हैं, तो आपने 3 ट्रांजैक्शन कर दिए, अगली बार एक आध ट्रांजैक्शन आपने और कर दिया, जैसे ही 4 ट्रांजैक्शन हुए तो 5वें ट्रांजैक्शन के बाद उसको चार्जेस लगने लगेंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं कि एटीएम पर फ्री ट्रांजैक्शन की लिमिट के बाद चार्जेस लगते हैं और आप भी ओवर चार्ज कर रहे हो, कस्टमर को बैंक भी चार्ज लगा रहा है। फिर इस प्रकार की कंप्लेंट बैंक के पास जाती है तो बैंक यहाँ पर भी ऐसे रिटेलर को ब्लॉक करने की तैयारियों में है। तो एक तो हो गया ओवर चार्जिंग जिसमें आप 10, 20, 30 रुपए निकाल रहे हैं, दूसरा आप स्प्लिट ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। अब बीच में एक दौर ऐसा आया कि आधार पे की सर्विस चालू हुई, जिससे कि अलग अलग एईपीएस में आप जो पर डे की लिमिट है बैंक की 10,000 रुपए निकालने की एईपीएस के माध्यम से, तो आधार पे के माध्यम से आप ज्यादा पैसा निकाल के दे रहे थे, लेकिन उसमें 2 से 2.5% तक का चार्ज रिटेलर को ना लग के कस्टमर को लग रहा था, और ये सारा चार्ज रिटेलर जो है वो कस्टमर से वसूल ले रहा था। यदि कस्टमर 10,000 का विड्रॉल भी कर रहा है तो 2.5% के हिसाब से 2,500 रुपए का उसको चार्ज लग गया, प्लस रिटेलर ने भी कुछ यहाँ पर चार्ज लिया। और कई बार रिटेलर अपने कस्टमर को बताते नहीं है कि उनको ये चार्ज लग रहा है, क्योंकि कस्टमर नहीं जानता कि एईपीएस क्या होता है, आधार पे क्या होता है। तो वो तो आपके पास गया, पैसा निकलवाया, जब बाद में उसको पता लगा कि उसके अकाउंट से एक्स्ट्रा कुछ अमाउंट कटा है तो उसकी कंप्लेंट वो बैंक में करता है और बैंक इसका एनालिसिस करता है कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। तो 3 प्रकार की चीजें यहाँ पर आ गई। तो आप ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में आधार पे का यूज ना करें, बहुत इमरजेंसी पर्पस होने पर ही करें, और मैं तो सजेस्ट करूंगा कि ना करें। 10, 20, 30 रुपए कमाने के लिए आप अपने ग्राहक का घाटा भी ना करें। तो 3 प्रकार के ट्रांजेक्शन से आपको बचना है। पहला है कि आपको ओवर चार्जिंग वाला जो अमाउंट 10, 20, 30 रुपए, उससे आपको बचना है। यदि आप स्प्लिट ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उसको आप बंद कर दीजिए। और तीसरा है कि आधार पे के माध्यम से पैसा अगर आप एक्स्ट्रा निकाल रहे हैं तो बंद कर दीजिए, क्योंकि मैं ये प्रैक्टिकली देख रहा हूँ कि आइडिया ब्लॉक हो रही है। तो ये 3 प्रकार के ट्रांजेक्शन है। अब यहाँ पर एक बात आई कि मान लीजिए एक कंपनी जो आपने किसी से भी ली, मेरे से या किसी से भी लेके रखी, उसमें आपका ट्रांजैक्शन बंद हो गया, तो अभी आप जल्दी से दूसरी कंपनी में स्विच हो जाएंगे कि नहीं, वहां तो ये ट्रांजैक्शन हो रहा है। लेकिन होता ये है कि बैंक हर कंपनी के अलग अलग डेट टाइम में या मंथ में रिपोर्ट भेजती है कि इस कंपनी से इनका डेटा ब्लॉक होना चाहिए। क्योंकि अब कंपनियां बहुत सारी हैं तो बैंक फाइनली अब ये करने लगे कि डायरेक्ट वो एनपीसीआई में ब्लॉक कर रहे हैं, ताकि आप किसी भी कंपनी की आईडी के माध्यम से ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। तो आपको निर्णय करना है कि आपको तुरंत का फायदा देखना है या लॉन्ग टर्म का फायदा देखना है। यदि आप तुरंत का फायदा देख रहे हैं, आज आप 10, 20, 30 रुपए कमाना चाह रहे हैं, तो फिर आपकी अगर आईडी आज नहीं, कल नहीं तो परसों कभी ना कभी बंद होगी और आप हमेशा के लिए एईपीएस से हाथ धो बैठेंगे। तो ये सारी चीजों को आपको बंद करना है। दूसरा, मैं आपको ये कभी नहीं बोलूंगा कि आप फलानी कंपनी में अगर प्रॉब्लम आ गई है तो नई कंपनी में आप स्विच हो जाइए, क्योंकि अभी मार्केट में बहुत सारी कंपनियां भी आई हैं। लेकिन मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको बता रहा हूँ, और आप ये मत सोचिएगा कि मैं ये कह रहा हूँ कि आप मेरे से आईडी लीजिए। जितनी भी नई कंपनियां आ रही हैं, ये नए रिटेलर बनाने पर तो ध्यान दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक प्रैक्टिकली प्रॉब्लम ये आ रहा है कि उनको मनचाहा बिजनेस नहीं मिल पा रहा है जो पहले से स्थापित कंपनियां हैं। तो जब इनके खर्चे पूरे नहीं हो पाते हैं, इनके जो एक्सपेंडिचर्स हैं लगातार है, तो ये आगे चल के मूव टू बैंक में प्रॉब्लम करने लगते हैं, सपोर्ट आपको नहीं मिल पाता है। और बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर जो हमने देखे हैं वो जल्दी से स्विच हो जा रहे हैं।
तो समस्या ये आएगी कि आपको उन कंपनियों से सपोर्ट नहीं मिल पाएगा और ओवरऑल ये होगा कि आपको अपना काम बंद रखना पड़ेगा। मैं फिर से आपको ध्यान दिला दूं, मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूं कि जो मेरे से जुड़े हैं मेरे से लिए, आप किसी भी जगह से किसी भी कंपनी से ले आओ। अगर आप पहले से काम कर रहे हैं, स्थापित कंपनी से काम कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल करते रहिए। थोड़े से कमीशन के लालच में कंपनी को स्विच मत करिए, क्योंकि वहां आपको उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब वो दौर चला गया है जहां पर आपको बहुत सारे नए रिटेलर डेली मिलते रहे और आपको अच्छा खासा पैसा अर्जित हो रहा था, क्योंकि मैक्सिमम कंपनियों ने एक तो फ्री आईडी कर दी है और फ्री आईडी करने से रिटेलर भी जल्दी स्विच हो जाता है। लास्ट यहाँ पर अभी कुछ कंपनियां मिनी स्टेटमेंट में ज्यादा पैसा कमाने का लालच दे रही थी। कुछ मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि मेरा किसी कंपनी को टारगेट करना नहीं है, मैं सिर्फ रिटेलर के बेनिफिट की बात कर रहा हूं। तो कुछ कंपनी ऐसी थी जिन्होंने क्या किया कि 50 मिनी स्टेटमेंट तक का दे दिया। मतलब रिटेलर बैठ के दिन भर क्या कर रहा है, बार बार मिनी स्टेटमेंट देख रहा है और 50 बार उसने देखा तो उसका 50 रुपए का कमीशन बन गया। मतलब रिटेलर बिजनेस नहीं करना चाह रहा है, वो फ्री फुकट के 50 रुपए कमाना चाह रहा है, अपने परिवार के अकाउंट से मिनी स्टेटमेंट देख रहा है। बाद में जब ये डेटा एनपीसीआई के पास गया, इनको कंप्लेंट आई, तो कंपनी ने 10 की लिमिट कर दी। अभी आगे चल के हो सकता है ये भी खत्म हो जाएगा। तो मतलब मेरा सिर्फ आपको कहना है कि तात्कालिक इस प्रकार की चीजें ना करें, क्योंकि जब बैंक देखेगी कि ये आप राउंड ट्रिपिंग कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए बार बार कर रहे हैं, तो आपकी आईडी का जो पैन और आधार के बेस पर एनपीसीआई में ब्लॉक कर देंगे और ब्लॉक करने के बाद आप किसी भी कंपनी से काम नहीं कर पाएंगे। तो ओवरऑल ये 4 मुद्दे थे जिनके बारे में मेरे को आपको बताना था। निर्णय आपको करना है लॉन्ग टर्म तक। अगर आप अपना एपीएस का काम करना चाह रहे हैं, डीएमटी का काम करना चाह रहे हैं, तो ये 4 ट्रांजेक्शन को आप अवॉइड करिए, कम कमा लीजिए, लेकिन बंद होने से बेटर है कि आज आप कम कमा लें। कंपनी जल्दी से आप स्विच मत करिए, क्योंकि सपोर्ट के लिए आपको आपका डिस्ट्रीब्यूटर, आपका आरएम या एएसएम जो भी आपकी कंपनी में होता है वो आपकी मदद कर पाएगा। और जो नई कंपनियां अभी जल्दी जल्दी आ रही हैं, इनमें स्टाफ भी जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है, तो आपको लंबा सपोर्ट यहाँ पर नहीं मिल पाएगा। तो यही हमारे वीडियो का कुछ बताने के लिए था। अब आपके यहाँ पर क्या क्वेश्चन बन रहे हैं वो आप वीडियो में कमेंट क्लियर कर दीजिएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं केवल इस वीडियो के कमेंट का जवाब दूंगा। लेकिन एक क्वेश्चन का जवाब मैं वीडियो के माध्यम से पब्लिकली नहीं दे सकता कि लोग बोलेंगे कि सर अगर हम ऊपर पैसा नहीं लेंगे तो कैसे हम कमाई अर्जित करें। यदि आपको गलत तरीके से ही कमाना है तो फिर मैं आपको बोलूंगा कि आप ये बिजनेस ना करें। बहुत सारे दूसरे बिजनेस भी आपको हैं, तरीके कई हैं, लेकिन चूंकि मैं एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हूँ, गलत सलाह मैं आपको नहीं दूंगा। वीडियो यदि अच्छा लगता है, इससे आपको किसी प्रकार की मदद मिलती है, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जब मैं नया वीडियो लेके आता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। और दोस्तों कोशिश करिएगा, मैं जो बताया है उस पर एक बार विचार करिएगा, मंथन करिएगा। किसी भी प्रकार से पब्लिसिटी के लिए या व्यूज गेन करने के लिए मैंने वीडियो नहीं बनाया। जो हमारे साथी रिटेलर हैं, अलग अलग कंपनियों से काम कर रहे थे, उनके अनुभव के आधार पर, बैंकों से जो हमको अपडेट मिला, हमारे सीनियर स्टाफ से हमको जो अपडेट मिली, जिस प्रकार से बैंक कभी सख्ती बरत रही है, उनके आधार पर मैंने आपको ये वीडियो बना दिया। क्योंकि होता क्या है कि जब रिटेलर इस टाइप की कोई हरकत करता है, गलत काम करता है, फ्रॉड करता है, तो बैंकों को भी पेनाल्टी लगती है, कंपनी को पेनाल्टी लगती है, और ये पेनाल्टी कोई 1000-500 रुपए नहीं होती, लाखों रुपए में ये पेनाल्टी लगती है। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और आप इस वीडियो को फिर से पूरा सुनिएगा, समझिएगा। बताने का तात्पर्य मेरा क्या है वो आप यहाँ पर समझिएगा, और उम्मीद करते हैं कि आप अच्छा बिजनेस करके अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। कमेंट जरूर कर दीजिएगा यदि आपको कुछ कंफ्यूजन होता है। नेक्स्ट वीडियो सेकंड डे में यहाँ पर बनाऊंगा, जिसमें कि आपके जो क्वेश्चन थे उनका मैं यहाँ पर जवाब दूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।